हाँ सर, वो बंदा ये कह रहा है कि मेरा आईफोन हैक हो गया और हैक होने के बाद उसकी एप्स डिलीट कर दी किसी ने, फॉर्मेट कर दिया उसको और नो रिजल्ट। अब क्या कर सकते हैं? आईफोन हैक करके तो देखिए, अब ये बड़ा सब अगेन बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। कई बार आईफोन के अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि वो सेफ्टी प्रिकॉशन से भी खुद को फॉर्मेट कर सकता है। आपसे ही कोई गलती हुई हो और वो ऐसा हो गया क्योंकि कोई अलर्ट आया और उसको लगा कि ये कोई मैलिशियस अटेम्प्ट है, उस वजह से कुछ हुआ हो, संभावना है। यदि हैक ही हुआ है, किसी ने किया है, तो और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कहाँ थे, आपके घर में ही हैक हुआ, आप किसी ऐसे वाईफाई में कनेक्टेड थे, आपने कोई मैसेज वगैरह आया था आपको, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे थे और उसने कोई ऐप इंस्टॉल करने को बोला था, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। ये हैक हुआ था कैसे? अचानक से सोते सोते हैक नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली कोई ना कुछ ऐप इंस्टॉल करी, कुछ सिम्टम्स ऐसे ज़रूर रहेंगे कि ये हुआ। और जैसे कि आईफोन एक बार चोरी हुआ किसी का, अब वो चोरी हो गया, कह रहे साहब चोरी होने के बाद ट्रैक किया तो दिख रही है लोकेशन, फिर अचानक से उसको एक SMS आया और उसमें एक लिंक दिया हुआ था, तो उसमें लिखा होता, मैं अभी भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, तो होता क्या कि जब आप रिकवरी का SMS कर वो भेजो तो आपको SMS आता है जो उसको क्लिक करने से उसका पिन रीसेट हो जाता है फ़ोन का। तो लोग सोचते हैं कि ये तो आईफोन ही भेज रहा है, बिल्कुल तो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे वाला जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाता है और बंदा यूज़ करना शुरू कर देता है। क्योंकि आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना इतना आसान नहीं है। कुछ ही कंपनीज हैं जो ये कर पाती हैं, मतलब अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन है, मतलब जो जिनको ये बैकडोर दिए गए हैं आईफोन ने कि भाई ठीक है। और ये भी ये आईफोन इंश्योर करता है कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नहीं देता बैकडोर का। वो जैसे कि अभी जो भी चल रहा है 16 तो 15 तक का अलाउ कर देगा या 14 का करेगा, मशीन में जो प्रोविजन होगा टू क्रैक अ पासवर्ड, ये है आते हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रॉपरली उसको यूज़ भी करते हैं, क्योंकि हमेशा केसेस में हमें ऐसे फ़ोन मिलते हैं। लेकिन फ़ोन चोरी हो गया और किसी ने उसका पासकोड तोड़ लिया, इतने सारे, वो इतना आसान नहीं है। तो फ़ोन नॉर्मली जब आईफोन चोरी होता है और कोई मेरे से कहता है कि साहब फ़ोन बंद है, तो फिर मैं उसकी एक ही फीडबैक देता हूँ कि भाई अब इसके पार्ट्स बिकेंगे बिल्कुल, फ़ोन नहीं बिकता, क्योंकि फ़ोन एग्जैक्टली कुछ कर नहीं सकते अब आप, तो फ़ोन के पार्ट्स बिक जाते हैं। और ये भी, इसका भी फ़नी इंसिडेंट है कि किसी का फ़ोन का, आईफोन का स्क्रीन टूट गया, तो उसने प्रॉपरली जो उनका सर्विस सेंटर उस पर कॉल किया, तो उन्होंने कहा इसकी नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ मिसिंग थी, स्क्रीन नहीं था, कुछ ऐसा था जिसको मंगाना पड़ता। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, इसको आने में 1 हफ्ता लगेगा और फ़ोन रख जाइए और उसके बाद हम चेंज करके आपको दे देंगे। तो बोले मैं अब 1 हफ्ते के लिए फ़ोन कैसे छोड़ूँ? तो दूसरा उसका दोस्त बोले आओ तुम्हें कराते हैं। तो ऐसी किसी लोकल मार्केट में लेके गया, उसने कहा लाइए सर। अच्छा, वो जितना मांग रहे थे उससे 1/3 कॉस्ट पर उसने कर दिया, तुरंत 2 मिनट में लाइए, चेंज करके फ़ोन दे दिया। तो इसने कहा 1-2 चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि आईफोन इसमें 3 गुना पैसा क्यों मांग रहा था मेरे से, और उसको 1 हफ्ता लग रहा था। इस बंदे ने तुरंत दे दिया और 1/3 लिया, तो क्यों? तो उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है। उस बंदे ने मुझे बताया, बोले होता क्या है कि ये लोग ना जो चोरी के फ़ोन होते हैं वो ख़रीदते हैं और चोरी का फ़ोन चूँकि बिकता नहीं है, बिल्कुल, चोरी के फ़ोन को बेचने में जितना नहीं कमाई होती उससे ज़्यादा पार्ट्स बेचने में, बिल्कुल, क्योंकि हर पार्ट का इंडिविजुअल एक अलग पैसा है, क्योंकि वरना पूरा फ़ोन वेस्ट हो जाता है। तो आपका 1.5 लाख का फ़ोन वेस्ट हो जाएगा, तो आप सब 15,000 का पार्ट डलवा लोगे, 20,000 का पार्ट भी डलवा लोगे। वो 20,000 के दिए उसमें 10 पार्ट हैं तो 2 लाख की कीमत होगी उसकी बिल्कुल बिल्कुल, ये गेम चलता है। तो इसलिए जब आप किसी ऐसे सर्विस सेंटर पर जाते हो, वो सस्ते में भी कर देते हैं और जल्दी भी कर देते हैं। फाइन सर, अगर किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है और मान लीजिए नहीं मिलता कुछ भी, तो फिर ऐसे में इस सिचुएशन में बंदा क्या करे? सबसे पहले तो सर स्टोलन मोबाइल के लिए रिपोर्टिंग पोर्टल है, CIR. वही sancharsaathi.gov.in पे आपको मिल जाएगा। sancharsaathi.gov.in पर 6 सिटीजन सर्विसेज हैं। चोरी का मोबाइल भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल नंबर से कोई कॉल आ रहा है और परेशान हो रहे हैं, जैसे आजकल क्या हुआ, ट्राई ने सारे लोकल नंबर तो ब्लॉक करने शुरू कर दिए, तो अभी जो फ्रॉडस्टर्स के कॉल आ रहे हैं वो इंटरनेशनल नंबर से आते हैं, +6 +7 ऐसे करके आते हैं। तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं sancharsaathi.gov.in पे, वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, इंटरनेशनल नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि थोड़ा सा डिटरेंट तो बने, क्योंकि हर नंबर तो ब्लॉक कर नहीं सकती गवर्नमेंट। तो उसमें 6 सर्विसेज हैं। चोरी का फ़ोन चेक कर सकते हैं है कि नहीं, अपना फ़ोन चोरी हो जाए तो उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, और जब मिल जाए तो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं।
इंटरनेशनल नंबर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और 2-3 और सर्विसेज हैं, मैं भी मिस कर रहा हूँ, बट देर आर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो आपको sancharsaathi.gov.in पर मिल जाएंगी। वहाँ जाएं, उनको फॉलो करें, यूज़ करें, बहुत यूज़फुल है। तो सर इधर से अगर हमने रिपोर्ट कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन मिल जाए हमारा? मिल जाए तो आप उसको आप खुद ही अनलॉक कर पाओगे, कोई दूसरा उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता। ओके नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, हाँ। क्या उधर से पुलिस उसको ढूंढ सकती है, ढूंढेगी? वो जोड़ सकते हैं, वो एक्चुअली नेटवर्क पे डाल देते हैं उसको, तो यदि कल के दिन वो ऑन होता है और नेटवर्क पे आता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। फाइन। एक सवाल इसी नेटवर्क से आया, लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैंने कंप्लेन लिखा दी, लेकिन पुलिस ने उसको सर्विलेंस पे नहीं डाला। हाँ। तो ये सर्विलेंस पे डालना सर कैसे होता है, और कैसे हम पुलिस को इधर अप्रोच करें कि भाई आप इसको सर्विलेंस पे लगाओ ताकि ऑन हो तो हमारा जो फ़ोन है वो मिल जाए? देखिए, होता क्या है कि पुलिस सर्विलेंस पे इसलिए नहीं डालती क्योंकि कई बार आप चले गए, किसी और का फ़ोन सर्विलेंस पे डलवा दिया आपने और कहा भाई इसको लोकेशन निकलवा ली। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पुलिस जब तक वेरीफाई करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, तब तक आपने तो कहा चोरी हुआ है साहब, बिल्कुल। उसका मिसयूज़ थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज़ को हैंडल करते हैं। और जैसे ही आप किसी को पावर देते हो कि किसी भी फ़ोन को सर्विलेंस पर डाल दो, तो उसका मिसयूज़ भी होगा। बिल्कुल। इसलिए पूरा पोर्टल सिस्टम बनाया गया है। इसलिए जो संचार साथी ने पोर्टल बनाया कि आप खुद ही उसको, तो आपकी डेटा रजिस्टर होगी उसमें कि आपने किया था। कल के दिन यदि कुछ सवाल खड़ा हुआ तो फिर आप जिम्मेवार हो, आप ही पकड़े जाओगे, आपने कैसे इस फ़ोन को ब्लॉक किया या उसको सर्विलेंस पर डलवाया। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस बनाया गया। ओके सर, लेकिन जैसे कि हमने अगर कंप्लेन भी फाइल कर दी, कोई FIR भी उधर हो गई कुछ सॉर्ट ऑफ, तो तब क्या सर्विलेंस पे पुलिस लगाती है उधर से? हाँ, बिल्कुल। यदि FIR हो गया डेफिनेटली लगाते हैं, बिल्कुल। ओके सर उसमें मिलने के चांसेस क्या होते हैं? क्या मिल जाता है फ़ोन ज़रा? कई बार मिलता है। देखो, आप जब संचार साथी पर जाएंगे तो आपको ये भी पता, उसमें डेटा है कि इतने फ़ोन रिपोर्ट हुए, इतने फ़ोन मिले, लाखों में है वो नंबर। आप अभी देखिएगा सबको, उसमें कितने फ़ोन रिपोर्ट हुए, कितने मिले, रिकवर हुए, सब डेटा है उसमें, तो मिलते हैं। इसीलिए आप प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि रूरल एरियाज़ में मोबाइल शॉप्स, वो वहाँ तक एक पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ गफ़ार वगैरह में इधर तो है ही। लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अगर किसी का फ़ोन लेंगे पहले, अगर कोई चोरी का फ़ोन है तो उसकी एक तो पहले कीमत कम करवा लेंगे, और जो बेचने वाला है वो कम हो जाएगा कीमत, वो एक अलग उसके लिए भाई नहीं खरीदना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट। तो फ़ोन ले लेंगे, अगर कोई चोरी का है उसको लेके जाएंगे शॉप वाले पे, उससे कहेंगे IMEI नंबर बदल दो उसका। बिल्कुल। तो ये कितना बड़ा ख़तरा है। देखिए, इसके लिए इसी प्रैक्टिस की वजह से सरकार को एक इनिशिएटिव लेना पड़ा। अभी शायद पिछले हफ्ते टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए गाइडलाइन आई है, पिछले हफ्ते ही आई है, जिसमें IMEI को लेकर उनको बड़ा स्क्रूटनाइज़ किया गया है कि आप यदि इस तरह की सिचुएशंस हैं तो पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरा, एक sancharsaathi.gov.in जो उनका पोर्टल है ट्राई का, उसमें एक प्रोविज़न है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो चोरी का तो नहीं है, या जो IMEI आपके फ़ोन का है। बेसिकली IMEI सर्च करते हो तो उसमें IMEI डालेंगे आप, तो वो बताएगा कि ये फ़ोन का मैन्युफैक्चर कौन है और कब बना क्रिएट हुआ था। तो यदि उसको मिसमैच करने लगे कुछ भी तो समझ लो चोरी का, वो बता भी देगा। यदि ब्लैक लिस्टेड होगा तो भी बता देगा। तो sancharsaathi.gov.in पर जाकर भी चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो IMEI.org, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जहाँ पर आप IMEI डालकर फ़ोन के मॉडल और वर्जन और वगैरह चेक कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि IMEI लोग बदल देते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो और वो IMEI कहीं दूसरी जगह मिसयूज़ हुआ है, क्राइम व्राइम है, तो वो ऐसे ही है कि आप चोरी की गाड़ी यूज़ कर रहे हो और ख़रीद तो लिया आपने, पर उस कल के दिन कोई क्राइम हुआ तो आप फंस जाओगे। तो सर मतलब ये भी हो गया कि अगर कोई पुराना फ़ोन ले, इवन दो वो ये भी ना कहे कि चोरी का है, कोई बिल वगैरह नहीं है, अब तो बिल भी फेक हो जाते हैं। तो अगर कोई फ़ोन ले पुराना, तो उसको जाएं और पहले IMEI उसका चेक करें कि भाई ये कोई ऐसा तो नहीं है जो क्राइम में इन्वॉल्व है, या फिर ये फेक तो नहीं है, तो उसके बाद तो उसके लिए हाँ, उस संचार साथी पे आप चेक कर सकते हैं। मतलब एक अश्योरेंस ले लें जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं। स्पेशली देखिए, जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तब तो चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली ट्रस्ट करते ही हैं कि वो अंदर कुछ चेंज नहीं किया होगा। लेकिन सेकेंड हैंड में ज़रूर चेक कर लें एक बार। फाइन। सर अभी आपने आधार की बात की, तो आधार पे सिम निकल जाता है और ये सिम के साथ भी होता है, तो कोई बंदा ऐसे कैसे चेक करे कि भाई कि मेरे आधार पे तो किसी ने सिम नहीं निकाल रखा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मल्टीपल सिम चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताएं। इसलिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। sancharsaathi.gov.in पर जाएं, वहाँ पर जो सिटीजन सर्विसेज है, मैं स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पर tefcop.sancharsaathi.gov.in, एक्चुअली वो 6 जो सर्विसेज हैं उसी में एक जगह पर है कि आप आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं वहाँ चेक कर सकते हैं। तो जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक जाएगा tefcop.sancharsaathi.gov.in, वहाँ जाएँ, वहाँ अपना नंबर से लॉगिन करें और आधार से ही लॉगिन होगा। उसके बाद वो बता देगा कि आपके उससे कितने सिम कार्ड
लिंक हैं। यदि आपको लगता है कि यार ये सिम कार्ड तो मैंने नहीं लिया था, तो उसको वहीं जाके आप डिसेबल कर दें तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, ब्लॉक हो जाता है सर, बड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा। एक बार बंदे ने अपना खुद का कर दिया, कह रहा मुझे मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसने तुरंत गया तो उसने उसको 5-6 दिख गए, उसने कहा सर ये तो मेरा है नहीं, ये तो मैंने ब्लॉक करो, तो उसने फटाफट ब्लॉक कर दिया। अगले दिन उसका वो स्मार्ट वॉच बंद हो गया, ये बंद हो गया, कह रहा मैं भूल गया था सर कि उसमें भी सिम है, ये भी सिम है, ये भी सिम। तो ऐसा गलती मत करना, वेरीफाई कर लेना पहले कि भाई आपने नहीं लिया है। सर इसके लिए एक चीज़ और बात करूंगा, इसी को एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा। आप क्योंकि इनके साथ काम करते हैं, पुलिस के साथ, एंड प्लस काफ़ी वक्त से, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को तरीका बता दें कि किस तरह से अप्रोच करें पुलिस को। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं कि यार ये बात कर दिया करो, इस तरीके से कहते, ताकि कुछ अगर कंप्लेन लिखानी हो तो आसान हो जाए उनके लिए। देखिए, पहले तो साइबर सेल अब हर जगह बन गए, तो यदि आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो कई बार नहीं समझ पाते चीज़ें, क्योंकि उनकी उस तरह से अवेयरनेस कम है इस मामले में। तो आप कोशिश करें साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करें, मेरे ख्याल से वो उनको आप समझा भी पाएंगे एंड बहुत सपोर्टिव होते हैं साइबर सेल अभी, क्योंकि जो लोग उस माइंडसेट से आ रहे हैं, जो न्यू एज पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। उतना रूड नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो शायद, क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग इसलिए ऐसी है क्योंकि देखिए इनका डेली का काम वैसा है। एग्जैक्टली। यदि वो ऐसा हो ना, सिस्टम में डिसिप्लिन डर से आता है। बिल्कुल। अब होता क्या हमारे यहाँ, यदि आप रेशियो देखोगे यूके वर्सेस इंडिया या किसी भी कंट्री वर्सेस इंडिया, तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत कम है। अब एक पुलिस ऑफिसर को एरिया दे रखा है जिसमें कम से कम 20,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं जिनको वो करना है, तो वो कितना भी कर ले। जबकि जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था, डेनमार्क में टोटल 50 लाख लोग हैं और पूरे आजमगढ़ में 65 लाख लोग हैं, तो अब आजमगढ़ का एसएसपी इज मोर लोडेड देन एंटायर डेनमार्क। तो इस वजह से उनको एक प्रोएक्टिवली डर बना के चलना पड़ता है कि लोग डरते रहें ताकि सिस्टम डिसिप्लिन रहे। ये एक वजह है उनका शायद रूड होने का। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर शायद ऐसा इसलिए होता होगा। तो इसलिए मैं ये कहता कि साइबर सेल में जाएं और मेरे ख्याल से वहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ, तो हिरार्की समझ लें सिस्टम की। जैसे एसीपी जो होता है, या जो उसके डीएसपी भी बोलते हैं कई जगह, डीएसपी होगा, एसी होगा, कमिश्नरेट होगा तो वहाँ एसीपी होगा, नहीं तो यदि जिला होगा तो वहाँ डीएसपी होगा। तो उस संबंधित डिपार्टमेंट के आप डीएसपी से जाके मिलें। नहीं डीएसपी से मिल पा रहे हैं तो आप उसके और ऊपर जो जाएँ, तो उससे ऊपर जाएंगे तो आपको डीसीपी मिलेगा, या आपको एडिशनल एसपी मिल जाएगा। एडिशनल एसपी मिल जाता है आपको, या एसपी या एसएसपी मिलेगा। तो आप उन तक जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा कंफर्ट आएगा, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल उतना काम नहीं करते, दे आर ऑल कॉर्पोरेट टॉकिंग गाइस। वो बात समझेंगे आपकी और हेल्प करेंगे। लेकिन आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए। एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि यदि आपको कभी ऐसा लगे कि पुलिस थाने में आपके संग नहीं ढंग से व्यवहार हुआ या आपको हेल्प नहीं मिली, तुरंत आप कंसर्न एसीपी से मिलें या एडिशनल एसपी से मिलें, जो उससे ऊपर के रैंक के होते हैं, या एसपी से मिल लें या एसएसपी से मिल लें। दे ऑल आर अवेलेबल। सर अगेन मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, सबके नंबर पब्लिक होते हैं, आप ये ध्यान रखें। आप जैसे किसी वेबसाइट पे जाएंगे नंबर होते हैं, आप उनको कुछ नहीं तो मैसेज कर दें। मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, और शायद आपने आंसर कर भी दिया उसका। हाँ। कि पब्लिक होते हैं, कि मतलब लोगों को लगता है यार थाना चौकी, पुलिस चौकी, वो तो मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ। अब मैं जाऊँगा डीएसपी के पास जा रहा हूँ, एसीपी, वो तो एंट्री नहीं मेरी मिलेगी बाहर। उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्योंकि होता क्या है, ये बंदा ज़्यादा बिजी होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसको डेली ग्राउंड से सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले एसएसपी थोड़ा जाएगा आदमी, बिल्कुल, तो पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो पुलिस स्टेशन वाले का लोड ज़्यादा है, इसलिए उसका व्यवहार या सब कुछ जल्दी निपटाओ, ख़त्म करो वाला। मेरे ख्याल से एसपी इज़ डूइंग मच मोर स्ट्रैटेजिक थिंग, प्लानिंग। यहाँ पर भी ये होने वाला है तो उसकी प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे सिक्योर करेंगे। तो उसके पास वो ब्रीदिंग स्पेस होता है। आप जाओगे, वो मिलेगा और वो तसल्ली से बैठ के बात करेगा, जितना शायद वहाँ पर आपको ना मिले। तो इसलिए आप ये माइंडसेट निकाल दो। लोगों को लगता है यार ये इतना ऐसे बात कर रहा है तो वो तो और बिल्कुल घुसने भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता। आप जाइए, अपना नाम नंबर भेजिए, वो डेफिनेटली मिलेंगे आपसे। फाइन, बिल्कुल। सर पासवर्ड की बात होती है, इस पर भी थोड़ा अवेयरनेस हमें देनी ज़रूरी है कि एक पासवर्ड जो होता है वो किस तरीके से, एक ढंग का पासवर्ड क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन लोग इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली पासवर्ड को तो मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं लाइफ में। ओके। पासवर्ड आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। मैं जो इंपॉर्टेंस देता हूँ वो होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो ठीक है। यदि आप अकेले पासवर्ड पर निर्भर हो और आप सोच रहे हो कि पासवर्ड मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिया तो मैं सेफ हूँ, तो मिथ है। पासवर्ड तो क्रैक हो ही जाएगा।
क्योंकि कोई फिशिंग अटैम्प्ट होगा उसमें आपका पासवर्ड निकल जाएगा, या आपकी गलती से नहीं निकलेगा, उस सर्वर से निकल जाएगा। कौन सा ऐसा सर्वर है जिससे पासवर्ड नहीं निकले? तो आपको एक और फैक्टर रखना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है कि पासवर्ड के अलावा एक और वन टाइम पासवर्ड उस समय आए, जो OTP भी हो सकता है, जो ईमेल पे भी आ सकता है, जो मोबाइल से भी ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, कॉल पे भी आ सकता है, जिसके थ्रू आप वेरीफाई करें अपनी आइडेंटिटी, तब लॉगिन हो। अदरवाइज तो आप अनसेफ ही हैं। तो पासवर्ड मैं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता मैं, पर आप रखिए कॉम्प्लिकेटेड, पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यदि वही फैक्टर अकेला हम निर्भर कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्लिकेटेड करके भी कुछ नहीं होगा और सिंपल करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, मल्टी फैक्टर है, देन यू आर सेफ, देन यू आर इन ए गुड पोजीशन। सर एक सवाल आ रहा था माइंड में, भूल गया था मैं उसको। ये दोस्तों में एक कॉमन चीज़ हो गई है, एक दूसरे के फ़ोन चेक करने के चक्कर में वो ऐप इंस्टॉल कर देते हैं दूसरी, जो फ़ोन का एक्सेस पूरा का पूरा दे देती है। तो ये इसका जो क्रिमिनल इम्प्लीकेशन है, ये भी आई थिंक होता होगा कि, तो ये भी आप बताएं लोगों को कि इससे कितनी दिक्कत हो सकती है उनके लिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेसी इज़ अवर फंडामेंटल राइट। तो ये मेरा मूलभूत अधिकार है, इसको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। जैसे जो और भी हमारे मूलभूत अधिकार हैं, स्वतंत्रता भी हमारा मूलभूत अधिकार है, अब एजुकेशन भी है, तो ये आप किसी का छीन नहीं सकते। यदि आप छीनेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यदि आप किसी का भी फ़ोन में कुछ भी ऐसा डालते हैं तो पता तो पड़ ही जाएगा किसने डाला, डेटा कहाँ जा रहा था, उसको लॉगिन करके कौन बैठा था। वो तो ट्रैप हुई, वो तो निकालना बहुत आसान है। तो आप इंस्टॉल भी करोगे या जो भी करोगे, इवेंचुअली उसको लॉग से हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कंसिक्वेंसेस आप पे आएंगे। तो कई बार ऐसे केसेस आए मेरे पास कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने ऐसा कर दिया और उसके बाद उसको एज एन एविडेंस पेश करने की कोशिश की, पर जिसने किया था वो उल्टा फंस गया। ओके, कि भाई आपने पहले हैक कैसे किया? बिल्कुल। तो हम कैसे मान लें कि जब आपने कोई इलीगल तरीका इख्तियार किया है तो आप बिल्कुल लीगल तरीके से ठीक होंगे, या आपने जो डेटा दिया उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे मान लीजिए? तो इस वजह से इस तरह के अप्रोचेस ना करें। बहुत सारे लीगल तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। प्रिवेसी किसी की ब्रीच करके निकालने को मैं कभी इनकरेज नहीं करता। मेरे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं, इस तरह के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन आई वुड वोंट सपोर्ट देम नाइदर अलाउ, क्योंकि जो है अधिकार मूलभूत वो है। यदि मुझे एक लेवल पर प्राइवेट रहना पसंद है कि जो चीज़ें मेरी प्राइवेट हैं वो किसी को ना पता पड़े, तो मैं वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं किसी के लिए भी ऐसा करने के लिए किसी को इनकरेज नहीं कर सकता। फाइन सर, मतलब बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी मिल जाती है हमें कि भाई फला के सिस्टम में आप ये वाली ऐप डाल के छोड़ दो और फला टूल्स हैं। देखिए टूल्स हैं, और वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे टूल हैं। प्ले स्टोर पे तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक टूल है, और वो लीगल है इलीगल है इस एंगल से कोई चेक नहीं करता। हाँ, कहाँ वो हो सकते हैं यूज़, जैसे कि आपके टीनेज बच्चा है, वहाँ लीगल है। टीनेज बच्चे को आपने फ़ोन दे रखा है और आप उसकी सेफ्टी के लिए एक मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो कि उसकी लोकेशन आपको मिलती रहे, फैमिली ट्रैकिंग होती रहे, इंस्टाग्राम भी ट्रैक कर सकते हो आप, फैमिली सेंटर है ना उसका, ये सारी चीज़ें लीगल हैं। लेकिन जैसे वो 18 से ऊपर हुआ, उसका मूलभूत अधिकार बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप उसको इस तरह से सर्विलेंस पर नहीं ले सकते। फाइन, तो मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें वरना आप खुद फंस जाएंगे। मैं घर जाता हूँ जब भी, तो मैं हर बार जब भी जाता हूँ घर पे, तो मैं हर बार बताता हूँ घर पे जितने बड़े लोग हैं, मैंने कहा देखिए अगर ऐसा किसी का कॉल आ गया तो नहीं करना है। मेरी आवाज़ में किसी ने कॉल कर दिया, आपको नहीं कुछ करना है। मेरी वीडियो में भी मैं आपको वीडियो में भी देखिए, आपको पैसा नहीं देना बस बाकी कुछ हो जाए, पैसा मत देते ना। ये सर इसी पे मतलब वॉइस क्लोनिंग पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड भी आजकल बहुत ज़्यादा AI के वजह से हो गए, थोड़ा सा उसकी भी अवेयरनेस, इवन तुमने शायद पहले एपिसोड में थोड़ा सा टच किया था, उसको भी थोड़ा सा आप बता दें एक बार। देखिए वॉइस क्लोनिंग इतना आसान हो गई है, और पहले एपिसोड में तो टूल भी बता दिया था, अब मैं नहीं बताऊंगा, मुझे लोगों ने बोला सर टूल मत बताइए लेकिन सबको पता है सर अब तो AI ऐसा कुछ छुपा नहीं है। AI पे ट्रेनिंग चल रही है भर के। 1 मिनट की भी यदि आवाज़ आप किया जाए, 30 सेकेंड की भी आ जाए, तो भी आपका 60 से 70% वॉइस क्लोन हो जाता है। मतलब आप यदि स्ट्रेस में बोल रहे हैं या पैनिक बोल रहे हैं तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये बंदा वो नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो, और आपको पहले कोई कॉल आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं उस दिन भी बोल रहा था कि ये पूरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। बेटे और बाप का नंबर दिया जाता है पहले, या उनके घर के किसी ऐसे सदस्य का जो पैसा दे सकता है, और एक बच्चे का जो उस एज ग्रुप का हो। रेंडमली भी कॉल आए लोगों ने मुझे बताया कि साहब मुझे कॉल आया
कि थाने से बोल रहा हूँ आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, कूट रहे हैं उसको, मतलब जो भी है लीजिए बात कीजिए। अब बोले वो अपनी बताया जा रहा है। मैंने कहा भाई मेरा बेटा तो बगल में बैठा है तो दूसरा होगा बोले वो गिव अप करने को तैयार नहीं है, आपके भाई का बेटा होगा तो कितना कॉन्फिडेंस है उस बंदे में। मतलब मैं उसको समझा रहा हूँ, वो मुझे तब भी समझाया जा रहा है कि है तो आप ही का कोई क्योंकि उसको डेटा ऐसे दिया गया है कि भैया ये उनसे रिलेटेड तो है, इतना कंफर्म है वो डेटा। हाँ, तो इसलिए वो अभी भी डिफेंड किया जा रहा है। नहीं देखिए सुनिए आप उसकी आवाज़। तो ये इस हद तक भी हुआ। और उसमें क्या होता है, देखिए यदि आपका बेटा आपके साथ नहीं है और अचानक से कॉल आया तो लोग दे देते हैं। तो अक्सर मेरे पास कॉल तभी आए जब लोगों ने पैसे दे दिए कि साहब वो ऐसा ऐसा हुआ। और मेरा जैसे ही वो कॉल आता है सर वो ऐसा हुआ मेरे बेटे के नाम से, मैंने पैसे तो नहीं दिए, 2 लाख तो दे दिए। अरे तो उसके बाद रिकवरी वही सारे चैलेंजेस हैं। तो क्लोनिंग बहुत आसान है, हो गई है। और स्पूफिंग भी होती है, आपके बेटे के नंबर से भी कॉल आ सकता है आपको। ओके, हाँ सर, हमने डिस्कस किया था कॉल स्पूफिंग के बारे में। और ये हो रहा है अभी, मतलब अब तो अपग्रेड कर लिया क्रिमिनल्स ने अपने आप को। हमने बताया भी था कि देखिए ये चीज़, एक तिहाड़ जेल में व्यक्ति बंद था जो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करता था, तो ये बड़ा संभव हो जाता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, पर अब इन लोगों के पास पैसा इतना है कि वो कुछ भी कर पा रहे हैं। ये वीडियो कॉल कर देते हैं किसी के भी फेस से, तो इस हद तक भी चीज़ें होंगी, अभी दिखना शुरू हो जाएगा। ऑडियो क्लोनिंग और स्पूफिंग तो बहुत कॉमन हो गई। सर एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, और ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये सवाल आया है और थोड़ा रिलेट, इवन तो इतना नहीं करेगा बट है, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कुछ का इसमें। वो कहते हैं कि क्या ईवीएम भी हैक हो सकता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करें। तो मतलब देखिए हम जितनी कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। पूरा मेरा सुन लेंगे, उसका डर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे साहब ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है। और इलेक्शन के टाइम तो वैसे ही लोग वजह वो होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मैं इसको हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देता हूँ। यदि मैं कहूँ कि हैक नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली सर वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, उसमें कोई रिमोट कनेक्टिंग ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप रिमोटली उसको कोई कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब उसमें होता क्या है कि ईवीएम मशीन है, उसके बाद एक कनेक्टर और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर जब रीसेट बटन प्रेस करता है और कंट्रोलर से जो ईवीएम मशीन कनेक्ट करती है, जो कनेक्टर है उसका, वो भी प्रोप्राइटरी है, बेल बनाता है और वो भी कहीं और बाहर मिल नहीं सकता। जब यहाँ से रीसेट बटन प्रेस करेगा उसके बाद वो अगला वोट डालेगा, फिर वो यहाँ से अलाउ करेगा तब अगला वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट के लिए पट करके वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं। एक ईवीएम में 1550 या 1600 वोट गिर सकते हैं। 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ। तो यदि एक ईवीएम आप हैक करोगे तो मैक्सिमम 800 वोट हैक कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपको यदि कोई बड़ा चेंज लाना है तो आपको फिर लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं एक ईवीएम हैक करके आप बैठ गए तो कर लिया क्या, ठीक है मैं जीत गया। अब ईवीएम एक तो रिमोटली नहीं हो रहा, बिल्कुल। दूसरा, जब ईवीएम यहाँ से निकलता है स्टोर रूम से, तो उसकी पूरा टेस्टिंग होती है, एक टीम होती है और उस टीम में हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि ये ठीक है, नहीं है, वर्किंग है, टेस्ट करके फिर वो रीसेट करते हैं, फिर उसको सील करते हैं और उसके यहाँ से डिस्पैच करते हैं और सबके साइन होते हैं। अब वो एक गाड़ी से यहाँ से जाती है, उस गाड़ी में भी ट्रैकर होता है, जीपीएस ट्रैकर, बिल्कुल, कि वो यहाँ तक गई, फिर वहाँ खुलती है। उसके बाद जब वो डीएम के उपस्थिति में वो वहाँ पर जाती है, वहाँ के लोकल कार्यालय में जहाँ पर पहले सेंट्रली स्टोर होती है, वहाँ पर भी लॉग बनते हैं कि किसने देखा था। जब ये बूथ तक पहुँचती है मशीन, बूथ पर जब सेटअप की जाती है, वोटिंग से पहले हर पार्टी का एक बंदा जाता है, हर पार्टी का, और उसके सामने उसको दिखाया जाता है कि देखो ये 0-0 है, ठीक। और उसके बाद साइन होते हैं, आपने चेक कर लिया, अब आप बाहर बैठिए। और उसके बाद एक उस पूरे प्रोसेस में अभी आप देखो एक बूथ पे कम से कम 10-12 अधिकारी होते हैं। मतलब यदि कल के दिन कुछ भी ऐसा होगा तो 10-12 को ही खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बंदा कर लेगा, क्योंकि वो दूसरे बंदे को भी पता है। ये सिस्टम बनाए ऐसे क्या है कि वो आप कर ही नहीं सकते। आप एक को मैनिपुलेट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 1000 को कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, और यदि एक ने भी कुछ ऐसा किया तो ये चीज़, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फट से वीडियो बनता है और वायरल हो जाता है। छुपाना बहुत मुश्किल है कि यदि यार ये गड़बड़ हो रही थी और छुप नहीं सकती चीज़। तो ये प्रोसेस ऐसे इंटैक्ट कर दिया गया है कि अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें प्रोसेस पे केवल भरोसा करना होता है। जैसे डेमोक्रेसी है, हमें प्रोसेस पे भरोसा है, हम किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि प्रोसेस ऐसे चल रहा है और इसलिए सिस्टम ठीक है।
यदि हम किसी व्यक्ति पर भरोसा करने लगे तब उसकी इंटेंशन और उस पर डाउट होता है। Exactly. पर यदि आप प्रोसेस इतने अच्छे कर दें, हायरिंग प्रोसेस होते हैं कंपनीज के अंदर, इंक्रीमेंट प्रोसेसेस होते हैं, यदि प्रोसेस ठीक नहीं है तो गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती। बिल्कुल। यदि आप किसी एक व्यक्ति को एम्पावर कर दिया आपने कि भाई कॉल ले रहा है और सारे इंटरव्यू वही लेगा, तो गड़बड़ होगी। Exactly. तभी हम देखते हैं कि यदि कोई बड़ी कंपनी इंटरव्यू ले रही है तो 3, 4, 5 राउंड ऑफ Exactly. इंटरव्यू होते हैं। आप हर जगह थोड़े ना मैनिपुलेट कर बिल्कुल। लोगे, फिर एक HR भी इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस आपने ऐसा कर लिया कि आप एक बंदे को मैनिपुलेट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं तो एवरेज देखा जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से हमेशा ये कोशिश होती है सिस्टम में कि हम प्रोसेस ऐसे बना लें कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। तो पहली चीज़ तो रिमोटली तो बिल्कुल हैक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, आपको यदि हैक भी करना है, अच्छा ये जो मशीन कंट्रोलर और कनेक्टर ये अलग अलग डिस्पैच होते हैं, ये एक साथ जाते नहीं हैं, और बिना कनेक्टर के आप कुछ कर नहीं सकते मशीन पर। अच्छा, कोई और कनेक्टर नहीं लग सकता? कुछ नहीं, मिलता ही नहीं है, बाहर है ही नहीं। ओके। उसका जो प्रोटोकॉल है वो भी नहीं पता। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं आपकी, ये जो जैसे आपने USB केबल लेके, ओके सर, अब USB का प्रोटोकॉल ओपन है, स्टैंडर्ड है, तो आपको पता है कोई भी बना लेगा बिल्कुल कि भाई इतने इस पिन पर ये डेटा जाना है और उसका इतना वोल्टेज जाएगा, या जो भी उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं, दोज आर स्टैंडर्डाइज। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये प्रोप्राइटरी हैं उस मशीन में। ये किसी को पता ही नहीं है कि कैसे वो पिन के कॉन्फ़िगरेशन काम करते हैं, या जो वोल्टेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर भी प्रोप्राइटरी है और वो अलग अलग लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है, एक कंपनी नहीं है। तो उस वजह से कई बार डिस्ट्रीब्यूशन करने से यदि आपको मशीन हैक करनी है तो सबको ही करना पड़ेगा, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब इस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस कि एक तो आपने वैसे कॉम्प्लिकेशन कर दिया, दूसरा कर भी लोगे, चलो आप सब कुछ कर लिया, अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस अपना ही ले लिया, तो पता पड़ जाएगा ना इस पूरे चेन में, कब तक आप छुपा लोगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह के सवालों का कोई अब वजूद नहीं है। इतने सालों से हम उस पर सवाल या निशान लगाते रहे, और जब मेरे ख्याल से रावत जी थे इलेक्शन कमीशन, तब उन्होंने एक बार इनवाइट किया था सारे हैकर्स को और पार्टीज़ को कि आइए हैक कीजिए, और मैं भी गया था तो कोई हैक नहीं कर पाया था। इनफैक्ट किसी पार्टी से कोई आया ही नहीं था। मुझे याद है शायद मैं ही अकेला था, या 1-2-3 लोग और होंगे, एंड वी रिव्यूड, वी चेक्ड, वी ट्राइड, बट देन वी फाउंड कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है नहीं। फाइन सर, फिर भी ऐसी वीडियोस अक्सर आती हैं कि कोई EVM है, उसमें बटन दब रहा है या नहीं दब रहा है, किसी में ये चीज़ हो रही है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि यार ये तो हैक हो गई, लेकिन ये भी तो चीज़ होती है, वो मेल फंक्शन टेक्नोलॉजी हो जाता है। मेल फंक्शन भी होता है, और कई बार क्या होता है कि EVM जैसी मशीनें तो बहुत मिलती हैं गफ्फार मार्केट में एक हमारे MLA साहब थे, वो एक दिन किसी विधानसभा में मशीन लेके आ गए थे और दिखाया, देखिए मैं जो बटन दबा रहा हूँ वही हो रहा है। मैं उसी पे बात करने वाला था। मैं देखिए किसी का नाम नहीं लूंगा बिल्कुल, लेकिन वो तो गफ्फार मार्केट की मशीन है, वो असली इवन थी नहीं। तो वैसे तो कोई कुछ भी लाके दिखाएगा, तो मेरे ख्याल से वो बात ठीक नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, और जो मेल फंक्शन है दैट इज़ नॉट हैकिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेल फंक्शन तो डिस्कार्ड भी होती है मशीन इस पूरे प्रोसेस में सालों से चल रही है, नई मशीनें बन भी रही हैं। मोबाइल फ़ोन जब ख़राब हो जाता है बिल्कुल सर,